दोस्तों, आज मैं आपको हजारों साल पुराने सिल्क रूट के बारे में बताने जा रहा हूं कि थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सिल्क रूट आखिर बंद क्यों हो गया था। भारतीय उपमहाद्वीप का विशाल रेगिस्तान भारत के पश्चिम में पाकिस्तान की सरहद पर स्थित है। भारतीय रेगिस्तान का 80% भारत में और 20% पाकिस्तान में है। इस पूरे रेगिस्तान को थार का मरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल पाकिस्तान के सिंध से राजस्थान और पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब से भारत के गुजरात तक फैला हुआ है। पुरातन समय में इस थार के मरुस्थल से होकर पश्चिम एशिया, यूरोप, रूस और चाइना की तरफ जाने वाले अनेक रास्ते निकलते थे। इन रास्तों को सिल्क रूट कहा जाता था। भारत का 80% विदेशी व्यापार इस थार के मरुस्थल के रास्ते ही हुआ करता था। इस थार से गुजरने वाले व्यापारियों के लिए अनेक चुनौतियां थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी इस थार के मरुस्थल को पार करना, क्योंकि इस थार के मरुस्थल में विशाल रेत के टीले होते हैं और ये रेत के टीले आंधी में एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं। इसलिए इस थार के बीच में से रास्ता खोजना भी एक चुनौती हुआ करती थी। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यहाँ की गर्मी। मई और जून में यहाँ भयंकर गर्म हवाएं चलती हैं और ये गर्म हवाएं इंसान के शरीर के पानी को मिनटों में सुखा देती हैं। इस थार के बीच में पानी, चारा और छाया नहीं मिलती थी। यदि कोई इस थार के मरुस्थल में सुबह होने से पहले अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता तो दिन में उसके लिए सफर करना नामुमकिन हो जाता। इस थार के मरुस्थल में जो यात्राएं होती थीं वह ऊंटों के द्वारा ही संभव थीं, क्योंकि इस रेत के समुंदर को पार करना बैल व घोड़ों के बस की बात नहीं थी। थार के मरुस्थल के बीच से रात भर हजारों ऊंटों के कारवां गुजरते रहते थे। यहाँ की विपरीत परिस्थितियों के अलावा यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों को रेगिस्तानी डाकुओं का भी खतरा बना रहता था। रेगिस्तान में अनेक खतरनाक डाकू होते थे और वो अक्सर व्यापारियों के कारवां को लूट लिया करते थे। रेगिस्तान में पड़ने वाली रियासतें भी इन व्यापारियों से भारी कर वसूलती थीं, क्योंकि इस रेगिस्तान में खेती के अभाव में राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ से गुजरने वाले व्यापारियों से ही आता था। इन अनेक खतरों और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सिल्क रूट हजारों वर्षों तक आबाद रहा। लेकिन यूरोप के राजाओं ने इन चुनौतियों से बचने के लिए नए रास्तों की खोज की और 1498 में वास्को डी गामा जब केरल के कोच्चि तट पर पहुंचा तब व्यापार के लिए समुद्री मार्ग का उदय हुआ और यहीं से विदेशी व्यापार के एक नए युग का शुभ आरंभ हुआ। जल मार्ग के द्वारा व्यापार सुगम हो गया। पानी के जहाजों में ज्यादा माल ढोया जा सकता था और बीच समुंदर से गुजरने के कारण कोई राजकीय कर भी नहीं चुकाना होता था। इस तरह से यूरोपीय कंपनियों को जल मार्ग के खुलने से बहुत फायदा हुआ और धीरे धीरे ये कंपनियां इतनी बड़ी हो गईं कि उनमें से एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई जगह यहाँ के राजाओं से मुक्त व्यापार के लिए संधि कर ली और बाद में पूरे भारत को ही अपने अधिकार में ले लिया। जल मार्ग शुरू होने के बाद भी सिल्क रूट से थोड़े बहुत व्यापारी गुजरते रहे और भारत की सीमा से लगते देशों तक माल इसी रास्ते से जाता रहा। पर 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद इस हजारों साल पुराने सिल्क रूट का अंत हो गया। साथ ही अंत हो गया सिल्क रूट पर बसे सैकड़ों गांव, रियासतों की पुरानी परंपराओं का, पुराने रोजगार का, और यह वीरान रेगिस्तान अब और वीरान हो गया। यहाँ से लोग पलायन कर बेंगलोर, मद्रास, गुजरात, मुंबई और दिल्ली चले गए और पीछे छोड़ गए हजारों वीरान गांव, कस्बे, धर्मशालाएं, तालाब, बावड़ी। अब इस विरासत को देखने लोग इस थार के मरुस्थल में आते हैं। आज जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर उसी पुरानी सिल्क रूट की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।